इसके बाद हम लोग जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ साइकोलॉजी। एक तो इसकी परिभाषा में ही तय हो गया कि मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें मन का विज्ञान का मतलब उसका व्यवहार, उसका चाल चलन, उसके दूसरे लोगों से बात करने का, व्यवहार करने का तरीका आदि। तो इसमें हम लोग अब मनोविज्ञान के प्रकार जान लेंगे और आशा करते हैं अगर प्रकार आप लोग जान लें तो मनोविज्ञान को काफी हद तक समझने में मदद मिलेगी। प्रकार में हर स्टेज को छुआ गया है, कोई भी ऐसा बात नहीं है जिसको कि नहीं छुआ गया है। और आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इतने लंबे लंबे 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट याद करना नहीं, समझना है कि मनोविज्ञान किन किन बिंदुओं को टच करता है। जितना आप समझिएगा उतना अच्छा आप लिख पाइएगा, क्योंकि समझा हुआ चीज आपके व्यवहार में आता है और जो आप समझे नहीं हैं वो आपके व्यवहार में आएगा ही, वो सिर्फ किताब और कॉपी में ही रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सीखा हुआ चीज आपके व्यवहार में आए तो आपको समझना होगा। आपको क्या करना होगा? समझना होगा। सबसे पहला बात है मनोविज्ञान के प्रकार में सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को समझना। सामान्य व्यवहार, उसका बोलना, किसी व्यक्ति से बात करना, खाना खाना, चलना, सोचना, उसके देखने के तरीके, ये सारा जो उसके सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ये सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। जो उस व्यक्ति का डेली का रूटीन होता है, उसी को समझ लेना ही सामान्य मनोविज्ञान है। पहला टॉपिक ऐसे ही याद हो गया, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा हो गया असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य घटनाएं जो व्यक्ति के साथ होती हैं, उसके साथ व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, वो समझना असामान्य मनोविज्ञान है। असामान्य मनोविज्ञान का मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई करता है तो ये उसका वो सामान्य मनोविज्ञान है कि पढ़ किस प्रकार से रहा है। अगर वो किसी से बात कर रहा है तो वो सामान्य मनोविज्ञान है। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया कि मान लिया जाए उसको अचानक किसी चीज के प्रति रिएक्ट करना है, कोई ऐसी बात जो उसको नहीं सुना है उसके प्रति उसको व्यवहार करना है, तो वो उस समय कैसा व्यवहार करता है, वो होता है असामान्य मनोविज्ञान। जैसे मान लिया जाए अचानक उसको मालूम चले कि ये व्यक्ति जो है वो मेरा कोई सामान चोरी कर लिया है। अब उस समय उसका दिमाग किस प्रकार का रिएक्ट करता है, वो उसको तुरंत मारने लगता है, उसके साथ बात करता है, उसको समझा के बात करता है, वो किस प्रकार का व्यवहार करेगा, उस समय आपका असामान्य मनोविज्ञान जो है वो वहां पर देखना होता है, वो वहां पर काम आता है। तीसरा हो गया समाज मनोविज्ञान। अब हर एक व्यक्ति तो समाज का ही, हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो समाज में उस व्यक्ति का किस प्रकार का रिलेशन है, वो लोगों के साथ किस प्रकार का उठता बैठता है, लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। आप देखे होंगे बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज से अलग रहते हैं, मतलब समाज में रहते भी है लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वो एक शून्य होकर रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं कि 10 के साथ घर में जाना, उनके साथ बात व्यवहार करना, उनकी हर चीज में भाग लेना, तो ये भी एक समाज मनोविज्ञान का हिस्सा है, जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति का समाज के प्रति कैसा व्यवहार है, वो समाज से किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो सामाजिक रूप से किस प्रकार से उसका व्यवहार है, जिसमें वो लोगों के लोकप्रिय है कि लोगों से अलग रहता है, लोगों से टूटा हुआ है, कोई मतलब नहीं रखता है, लोग उसको भी कुछ नहीं पूछते हैं, ये किस प्रकार का व्यवहार है, तो ये मनोविज्ञान का एक अलग हिस्सा हुआ समाज मनोविज्ञान। चौथा पॉइंट हुआ शारीरिक मनोविज्ञान। अब हम लोग तो जानते हैं कि हमारा जो शरीर है यही सब कुछ है। अब शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर आपका तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार का वो अपने शरीर के साथ व्यवहार करता है।
मतलब उसका रहने का ढंग, साफ सुथरा रहने का ढंग, वो किस प्रकार का गंदगी में रहता है, सफाई में रहता है, वो किस प्रकार का अपना बॉडी को मेंटेन करके रखता है, ये उसके शारीरिक मनोविज्ञान को समझाता है कि व्यक्ति वो शारीरिक रूप से किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करके रखा हुआ है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान, ये मेन टॉपिक है हम शिक्षकों के लिए। बाल मनोविज्ञान, शिशु मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान, ये जो 1, 2, 3 और ये 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले बाल मनोविज्ञान, बाल, शिशु, किशोर और प्रौढ़, ये सब किसी भी व्यक्ति की अवस्थाएं हैं और एक शिक्षक होने के नाते आपको किसी भी व्यक्ति की बाल स्थिति की, बाल जब वो बाल अवस्था में होता है तो उसका वो किस प्रकार का वो व्यवहार करता है आपको वो समझना होगा। उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है वो समझना होगा। तो किसी बाल अवस्था में जब कोई व्यक्ति है तो उसके व्यवहार को समझना बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिशु मनोविज्ञान, किसी शिशु का, बाल से छोटा हो गया शिशु, अब कोई शिशु अवस्था में कोई है तो उसके व्यवहार को भी समझना। आप नर्सरी LKG में जाइएगा पढ़ाने के लिए तो आपको शिशु अवस्था के भी बच्चे मिल सकते हैं, वैसे बच्चों को आप फिर किस प्रकार का पढ़ाइएगा तो उसमें आपको उनकी शिशु वाली अवस्था पर ध्यान देना होगा। तीसरी होगी किशोर मनोविज्ञान। आपको ये पता है टीचिंग में हम लोग जानते हैं कि किशोर अवस्था किसी भी शिक्षक और बच्चे के लिए सबसे जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे काफी उड़ना चाहते हैं, उनके पंख उन पर लगे रहते हैं, वो उनके मन में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी जिज्ञासाएं उठती रहती हैं। उस अवस्था को समझने के लिए आपको किशोर मनोविज्ञान समझना होगा कि उन वैसे बच्चों के साथ आपको किस प्रकार का बात करना है, उनको बताना है कि क्या उनके लिए फायदेमंद है क्या नुकसानदेह है। उनके साथ आप दंड के रूप में भाग नहीं ले सकते, उनको आप छड़ी दिखा के नहीं जा सकते, आप उनको ये बता सकते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो किशोर मनोविज्ञान मैंने किशोर अवस्था के जो बच्चे हैं आप उनके साथ वो व्यवहार को समझिए, आप उनको उस प्रकार से डील कीजिए, उनके व्यवहार को समझ के फिर आप कीजिए। प्रौढ़ मनोविज्ञान एक ऐसा मैच्योर्ड बच्चा, एक ऐसे मैच्योर लोग जो काफी मैच्योर्ड होते हैं, जिनको कि अपना भला बुरा प्रॉफिट लॉस सब पता है, उस अवस्था के लोगों के मन के विज्ञान को समझना प्रौढ़ मनोविज्ञान कहलाता है। जिसमें प्रौढ़ अवस्था के लोग हैं जिनको अपना नफा नुकसान सब पता रहता है, फिर भी इस अवस्था के लोगों को समझना, क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में आपके हो सकते हैं कुछ बच्चे ही आ जाएं या हो सकता है कुछ पेरेंट्स ही आपको आ जाए, उसके लिए भी आपको प्रौढ़ मनोविज्ञान को समझना होगा। व्यक्ति मनोविज्ञान, आखिर में सब तो व्यक्ति की ही स्थिति है, तो किसी व्यक्ति की अवस्था को भी समझना होगा, उसके भी मन की अवस्था को समझना होगा, उसके मन के विज्ञान को समझना होगा। समूह मनोविज्ञान, आखिर में कोई व्यक्ति जब समूह में रहता है तो अपना व्यक्तित्व को खो देता है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। अगर आप महसूस करते होंगे कि आप भी कभी कभी ग्रुप में रहते होंगे, तो जब व्यक्ति समूह में रहता है तो अपने आप को भूल जाता है, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। तो उस अवस्था में जब आप समूह में हैं या बच्चे आपके समूह में, जब आप असेंबली करा रहे होंगे, जब सारे बच्चे आपके सामने में क्रिएट कर रहे होंगे, आप उस समूह में उस बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार कीजिएगा, वो समूह मनोविज्ञान है। आगे आते हैं तुलनात्मक मनोविज्ञान। तुलनात्मक मनोविज्ञान ये हमेशा आपको जानना होगा कि ज्यादा अच्छा कौन है, जो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेस्ट है, उसके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक मनोविज्ञान है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, आपको पता है शिक्षा प्रयोग से मुख्य जुड़ा हुआ है, शिक्षा में प्रतिदिन प्रयोग होता है। सुबह पहले हर क्लास, कोई ऐसा क्लास नहीं जिस दिन प्रयोग नहीं होता है, ये शिक्षक का काम ही है हर दिन कुछ नया प्रयोग करना। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में ये समझा जाता है कि किस प्रकार का प्रयोग सफल होगा, किस प्रकार का प्रयोग सफल नहीं होगा, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। परामनोविज्ञान, परामनोविज्ञान, परा का मतलब कुछ इसमें ऐसे भी मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है जो यहाँ पर है नहीं, आपको दूर का अध्ययन करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, आज मैं बच्चे को ऐसे बताऊंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब 2 कदम आगे का सोच लेना, परामनोविज्ञान है।
कानूनी मनोविज्ञान, आपको कानून के मनोविज्ञान को भी जानना होगा। अगर कानूनी रूप से किस प्रकार से आप किसी बच्चे के साथ व्यवहार करिएगा, किस प्रकार से मान लिया जाए कहाँ पर क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके बारे में भी जानना होता है। मिलिट्री मनोविज्ञान एक ऐसा मनोविज्ञान जिसमें कि ये समझना कि कैसे आदमी तुरंत चस्त दुरुस्त रहता है, मतलब वो अलर्ट कितना ज़्यादा है, वो मिलिट्री मनोविज्ञान है। उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान, एक बिजनेस माइंडेड मनोविज्ञान रखना, जिसमें कि हमेशा अपने आप को भी पॉजिटिव रखकर एक नया कुछ क्रिएशन करना, अपने बच्चों को इस प्रकार का सिखाना कि कुछ नया नया एक्टिविटी वो करते रहे, या उन औद्योगिक मनोविज्ञान के द्वारा ये समझना कि मन को, मेंटलिटी को एक औद्योगिक रूप से किस प्रकार से ले जाए। बृहद मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जिसमें कि बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारे मनोविज्ञान को समझा जाता है, जिसमें कि लोगों के बहुत सारे व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक मनोविज्ञान में राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का अध्ययन किया जाता है, या बच्चों में राजनीतिक अवस्थाओं का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, या बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं होती हैं। चिकित्सक मनोविज्ञान, जिसमें कि आप एक चिकित्सक के रूप में आप बच्चे का अध्ययन कर सकते हैं कि उसका किस प्रकार से मेंटलिटी है, एक उसका किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट किया जाए, मानसिक ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए। गणितीय मनोविज्ञान, आप उसमें गणित के रूप में आप मनोविज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें पूरा अध्ययन कर सकते हैं कि कितना है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में उसके अंतर्गत जितने विषय हैं, जितने विषय का वो विषय पढ़ता है, हर विषय का प्रॉपर रूप से अध्ययन करना इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज ये मनोविज्ञान को लेकर मैं आया और उसके प्रकार तक आया। इसके आगे के बहुत सारे टॉपिक्स को मैं अपने चैनल में आपको डील करूँगा। आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि आगे, और कमेंट जरूर कीजिए, अपने विचारों को मेरे सामने रखिए, और जो कुछ नया कुछ अगर आपको जानना हो, किसी चीज़ के बारे में डील करना हो, तो उसके लिए आप हमको कमेंट में कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।